लोगों को सवाल आने के चांसेस होते हैं। और ईएमआई जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो मोस्टली ईएमआई और एसी दोनों चैप्टर्स के लिंक करके भी सवाल आते हैं ना, दोनों को लिंक्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट? यू ऑलरेडी नो दैट। और इंडिविजुअली भी आ सकते हैं। ईएमआई से इमोशनल ईएमएफ पे आ गया क्वेश्चन, है ना, या फिर फ्लक्स लिंकेज पे आ गया, इंडक्टेंस पे आ गया, ठीक है। तो आते हैं, ईएमआई से भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑब्वियसली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और आप लोगों को छोड़ना नहीं है। आज की जो क्लास होगी उसके बाद आपको ईएमआई के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा आप लोगों को, और कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो दैट वुड बी इनफ। बट मेक श्योर कि आप लोग इसके बाद भी सवाल कर रहे हो। एक्सपेक्ट मत करो ये चीज कि आप लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस। अगर आप सवाल करते हो उसके बाद भी, उससे क्या होता है, देखो तुम खुद प्रैक्टिस करते हो, अब क्लास में क्या होता है कि सबका पेस सेम नहीं हो सकता ना। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया तो तुम में से हो सकता है कि एक दो बच्चे सॉल्व कर लें टाइम से, अदरवाइज फिर डिस्कशन का पार्ट बनते हो आप, है ना, डिस्कशन करते हैं हम, तो आप सोल्यूशन देख रहे होते हो, ठीक है। अब पूरा सवाल आपने सॉल्व किया नहीं, अगर मान लो थोड़ा कर भी दिया तो आंसर तक हो सकता है नहीं गए हो आप, तो क्वेश्चन आपने नहीं किया है। डू नॉट काउंट दैट क्वेश्चन एज योर क्वेश्चन। आपको खुद से जब तक आंसर नहीं आ जाए, ठीक है, आप चाहे यहाँ क्लास में करो, चाहे आप बाद में क्लास के बाद अपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे करो, जब तक आपका खुद का आंसर नहीं आ रहा है ना, तो मान के चलो कि आपने वो सवाल सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, यू हैव नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो इसलिए क्लास के बाद भी करना है, कम से कम 10-15 क्वेश्चंस करने हैं एक टॉपिक के जो आप पढ़ रहे हो, तब मानना कि हाँ ये टॉपिक का मेरा रिविजन हो गया है, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन देन। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, बताइए आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, चलो भाई चालू करते हैं रिवीजन। तो क्वेश्चंस सारे हम प्रैक्टिस कर पाए, इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा पेस को ज्यादा ही रखूंगा, एज इन 12th के जो टॉपिक्स हैं मैं पहले बता चुका हूँ इस चीज को, अगर आप लोग क्लास में थे आपको पता होगा कि 11th के टॉपिक्स में हो सकता है हम थ्योरी में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें, क्योंकि हमने 11th के टॉपिक्स को या तो पढ़ा नहीं है या बहुत पहले पढ़ा था। पर 12th के टॉपिक आप पढ़ चुके हो, +2 के टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, राइट? आपका रिविजन भी हुआ एक एक बार, है ना, अपने बोर्ड्स आपने ये भी दिए हैं, 12th एग्जाम भी दिए हैं आपने अपने +2 के, ठीक है। तो इसमें थ्योरी में इतना टाइम नहीं देना चाहिए हमें, राइट? तो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, रिवाइज कराते हुए, बट अगर आपको लगता है सर की स्पीड ज्यादा हो रही है या समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिए सारे मैंने, जैसे कि फेराडेज लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। फेराडेज लॉ ने हमें बताया था कि मतलब ईएमआई का स्टार्ट जो हमारा हुआ था वो फेराडेज लॉ से ही हुआ था। गुड इवनिंग सना। तो क्या बताया था फेराडे ने कि भाई अगर किसी कंडक्टर से कुछ फ्लक्स लिंक्ड है, फ्लक्स पता है सबको क्या होता है, राइट? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो Yes, sir. फ्लक्स लिंक्ड है किसी कंडक्टर से, और वो अगर चेंज हो रहा है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, एज इन टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो फ्लक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है वो चेंज इन फ्लक्स, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि हम लेंज लॉ में पढ़ेंगे कि वो करंट इंड्यूस कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो फेराडे ने हमें ये बताया था कि एक इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन होगा बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, जिसको आप ऐसे रिलेट करते हो, E इज इक्वल्स टू -dφ/dt। आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको पता होगा, ये इक्वेशन आप पहली बार नहीं देख रहे होंगे, राइट? अच्छा, फ्लक्स जो होता है वो होता है B.A। ये तुम पढ़ते हुए एरो डॉट प्रोडक्ट लेना होता है एरिया वेक्टर के साथ में, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपने E.A पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा B.A, विच इज BA cos थीटा एज वेल, जो कि हमें ये बताता है कि भाई आपका फ्लक्स चेंज अगर हो रहा है टाइम के साथ में तो कुछ भी चेंज हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो, या हो सकता है कि एरिया चेंज हो रहा हो, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, वो एरिया भी तो चेंज हो सकता है, राइट? तो अगर एरिया वेक्टर भी चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है, तो आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है ओवरऑल, ठीक है। एंगल बिटवीन बी एंड ए, दैट इज ऑल्सो वन कॉम्पोनेंट। तीन चीजें हो गई ना टोटल, मतलब दिख रहा है वो तो हमें, अगर थीटा चेंज हो रहा है तो भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो तीनों चीजों का ध्यान रखना है जब भी इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बात हो रही हो,
है ना, फ्लक्स के चेंज के बारे में बात हो रही हो। छोटी सी चीज है लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज है, याद रखेंगे तो हम बेटर होगा हमारे लिए। मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, कितना मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस ईएमएफ का, तो गिवन इट इज गिवन बाय डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, यानी कि साइन का ध्यान नहीं रखना है आपको जब मैग्नीट्यूड आप निकाल रहे हो केवल, ठीक है। कि इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन सिंस आपको पता है क्या होती है, अलग होती है, अपोजिट होती है, तो आप माइनस साइन से कंफ्यूज रहते हो जनरली। पर अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ध्यान रखना कि आपको साइन से कंसर्न नहीं रहना है, ठीक है। डायरेक्शन की बात कर लें अगर, कि डायरेक्शन क्या होगा सर, ई जो है इंड्यूस ईएमएफ जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा, या फिर इंड्यूस करंट। ऑब्वियसली अगर आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से करंट भी इंड्यूस होगा, क्योंकि अगर आपके कंडक्टर का कुछ भी रेजिस्टेंस है ना, किसी भी तरह का, तो ऑब्वियसली कि उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। एम आई राइट? Yes, sir. तो ये चीज हमें मिलती है लेंस लॉ से। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की। फेराडे ने हमें ये बताया कि भाई अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, तो कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी बॉडी में, किसी कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जनरली आपको ईएमएफ की जरूरत पड़ रही थी तो आप सेल यूज कर रहे थे, बैटरी यूज कर रहे थे, राइट? Yes, sir. राइट। ये चीज इतनी बड़ी क्यों थी? हम एक पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं यार अलग से इसके लिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जिस चीज के लिए तुम्हें केमिकल एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, सेल या बैटरी की जरूरत पड़ रही थी, वो चीज आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो बिना किसी बैटरी के, बिना किसी कुछ पैसे लगाए। एक तरह से समझ लो ये चीज, आपको बैटरी की जरूरत ही नहीं है, आप ईएमएफ इंड्यूस कर पा रहे हो, है ना, with the help of change in flux, right? So that's why it was a great achievement for Faraday itself to find out this thing कि भाई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है ना। अब ये सब बातें नहीं करेंगे, सब बातें इनिशियली करने वाली होती हैं जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए चैप्टर के बारे में, इसलिए मैंने ये बताया। तो डिस्कस करते हैं यार जल्दी जल्दी वो चीजें जिन पे सवाल बन सकते हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताता है लेंज लॉ। लेंज लॉ ने हमें बताया था कि डायरेक्शन है जो इंड्यूस करंट का, दैट विल बी सच दैट दैट इट्स इफेक्ट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, यानी कि जो इंड्यूस करंट आ रहा है वो इस तरह से आएगा कि आपके फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है ना उसको अपोज कर दे, ठीक है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर बन जाता है ये स्टेटमेंट, है ना, बड़ा स्टेटमेंट बन जाता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है समझने में, बट आई गेस सबको पता होगा ये क्या मतलब है इसका, है ना। Yes. ये बेसिकली फ्लक्स को चेंज होने से रोकना है। जो इंड्यूस करंट का टारगेट है, जो उसका सपना है, एम है उसका, वो क्या है कि जब भी फ्लक्स को चेंज होते दे देखेगा वो, उस फ्लक्स को चेंज होने से रोकना चाहेगा वो खुद को इस तरह से अरेंज करेगा, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा खुद को। मतलब समझने के लिए बता रहे हैं आपको ये, तो है ना, कि फ्लक्स में चेंज को अपोज कर दे। जैसे कि यहाँ पे आप छोटा सा एग्जांपल देख लो, यहाँ पे आपका अंदर की तरफ फ्लक्स है, इनसाइड द प्लेन, इसका मतलब इनसाइड होता है, Yes, sir. टू द प्लेन या इनसाइड द प्लेन, ठीक है। वो इंक्रीज कर रहा है, देख रखा है साइन दे रखा है इंक्रीज करने का, यानी कि अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी जा रही है। तो बाकी सब चीजें अगर कांस्टेंट हैं और मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़े जा रही है, बी ए कॉस थीटा में से अगर एक भी चीज बढ़ रही है, बाकी दोनों चीजें अगर कांस्टेंट है और एक चीज बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी बढ़ेगा। एम आई राइट? Yes, दिस yes, विल sir. रिजल्ट इन इंक्रीज इन फ्लक्स। अगर इंक्रीज होगा फ्लक्स में, तो ये कंडक्टर में जिस तरह से ईएमएफ इंड्यूस होगा या जिस तरह से करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, वो इस तरह से होगा ना कि आपके अंदर की तरफ बढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को कम करे, राइट। तो हम राइट हैंड रूल से निकाल लेते हैं ये चीज। राइट हैंड रूल से क्या करते हैं हम, करंट की डायरेक्शन कैसे निकलेगी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है जो कैसे आए, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आए भाई, इंड्यूस करंट की वजह से बाहर की तरफ, है ना, बाहर ऐसे। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा, जब आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, राइट। राइट हैंड रूल यूज करो। Yes, sir. राइट हैंड Yes. थंब यूज किया हमने, ऐसे करा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल किया फिंगर्स को, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देता है ना। तो ऑब्वियसली इंड्यूस करंट किधर आएगा भाई, बाहर की तरफ. इंड्यूस करंट किधर आएगा, Inside. एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। कंडक्टर में इंड्यूस करंट किधर आएगा, Anti-clockwise. ठीक है। ये हो गया ए एग्जांपल। बी वाला एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका एक्सेलरेशन जी से कम है, ठीक है, और ये इसका डायरेक्शन जो है मैग्नेट का
वो जा रहा है नीचे की तरफ। तो आप देख सकते हो कि ये मैग्नेट जो है कुछ ना कुछ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा इसके साथ, जो कि ये इस कंडक्टर में इंक्रीज कर रहा होगा नीचे आते आते। यस सर। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से समझो कि ये जो नीचे एक सर्कुलर कंडक्टर है, इसमें जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन आपसे पूछ लें किधर आनी चाहिए, तो आप कैसे बताओगे कि भाई अगर एक लूप ले लिया तुमने, सर्कुलर लूप या कंडक्टिंग लूप, और उसमें से फ्लक्स बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो इंड्यूस करंट क्या क्या चाहेगा भाई? इंड्यूस करंट चाहेगा कि फ्लक्स को कम किया जाए, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें से पास कर रहा है मैग्नेट नीचे आते आते, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज किया जाए, कम किया जाए। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिख रहा है सबको ये डायरेक्शन, है ना। ऐसे कर्ल करो फिंगर्स को, ऊपर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की तरफ, है ना। तो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ये, ताकि फ्लक्स को कम किया जा सके। बेसिकली अपोज करना है ना, अपोज करना है आपको। ठीक है, समझ में आ रही है सबको ये बात? यस सर। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो ये बात भी ध्यान रखना कि मैग्नेट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ पोल बन जाता है और अपोजिट वाला साउथ पोल बन जाता है। एंटी क्लॉकवाइज करंट है अगर, तो आपका जो सर्कुलर लूप है उसका ऊपर वाला पार्ट, जहां से आप देख रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है आपको ऊपर से देख रहे हो, तो अगर यही करंट को आप पीछे से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी दिखेगा। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। भाई उल्टा दिखेगा ना अगर पीछे से देखोगे तो, राइट। तो अगर आप ऊपर से देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ पोल है। ये बात ध्यान रखना। पूछ लेते हैं ना कभी कभी कि भाई ये भी तो एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, तो इसके पोल्स क्या क्या है ना, नॉर्थ पोल किधर की तरफ है, साउथ पोल किधर है, पूछते हैं ना क्वेश्चंस में ये। तो ये एक आपको हिंट मिल जाएगा उससे। आगे चलते हैं, चार्ज फ्लो की बात करते हैं। अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस हो रहा है तो कुछ चार्ज भी फ्लो होगा उसकी वजह से, है ना। तो चार्ज फ्लो कैसे निकालते हैं भाई? चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, दैट्स हाउ यू फाइंड द चार्ज फ्लो। ठीक है, याद रखना इस चीज को। कैसे निकालेंगे चार्ज फ्लो? चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, है ना। कॉइल में जो फ्लक्स एसोसिएटेड है, जो चेंज हो रहा है फ्लक्स बिकॉज ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। अब ऑब्वियसली डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? फाइनल कितना फ्लक्स हो गया और इनिशियली कितना लिंक था उससे। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लेते हो तो आपका इनिशियली कुछ, लेट्स से कि करंट का डायरेक्शन था, अगर आपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज आएगा इसमें। ये जो यस सर। छोटा सा ए वाला आपका, छोटा सा जो ए वाला आपका लूप है ये, जिसका कि आप एरिया निकालोगे तो पाई ए स्क्वायर एरिया आएगा। इससे जितना फ्लक्स एसोसिएटेड है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इन द बी वाला सर्कुलर लूप, वो फ्लक्स चेंज होगा अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो। एम आई राइट? आपको सवाल क्या बोल रहा है? एग्जांपल लिया है मैंने जिसमें कि ए छोटा है बी से, दो लूप्स हैं, दो सर्कुलर लूप है। ए वाले से कितना फ्लक्स पास हो रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम चार्ज फ्लो निकाल सकें स्मॉल वाले कॉइल में। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, तो चार्ज फ्लो अगर निकालना है स्मॉल वाले कॉइल में, तो आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा डेल्टा फाई कितना है। राइट, भाई आर तो तुम रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल तो पता करके चल रहे हो ऑलरेडी, सवाल में दिया हुआ है, तो डेल्टा फाई निकालना है आपको। तो डेल्टा फाई कैसे निकालोगे? आपको ये देखना है कि इनिशियली कितना था और फाइनल कितना था। ठीक है, तो आप डायरेक्शन को चेंज करो, जब डायरेक्शन चेंज करोगे तो फ्लक्स जो होगा उसको निकालो और माइनस करो, तो ये आपका साइन फाइव फाइव माइनस ऑफ माइनस फाइव, क्योंकि साइन अपोजिट हो गया ना डायरेक्शन उसका, तो माइनस ऑफ फाइव बन रहा है वो। तो टू टाइम्स बी ए हो जाएगा बेसिकली, इनिशियली बी ए था अगर, तो टू टाइम्स बी ए हो जाएगा। तो ये बी ए निकालते वक्त ये बात सबको ध्यान रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लेते हो वो आप कौन से वाले कंडक्टर या वायर का लेते हो? बताओ भाई, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, राइट। जिसके यस सर। जिसके थ्रू निकालना है उसका नहीं लेंगे हम। सबको समझ में आ रहा है? ये जो आप, जैसे आपको मैंने बोला कि इसमें आप फ्लक्स निकालो बी ए, तो अगर आप ए में से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या पास हो रहा है, जब आप वो निकालने जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? आप इस वाले करंट की वजह से निकालोगे ना यार। बी वाले लूप में कितना, इसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो क्या होता है? यस। म्यू नॉट आई अपॉन टू बी, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर होता है ना सेंटर की तरफ, म्यू नॉट आई अपॉन टू बी बन जाएगा। बी क्या है? इसका रेडियस। ए क्या है? छोटे वाले का रेडियस, रेडियस से है ये। ठीक है, ए और बी जो है ना, स्मॉल ए और स्मॉल बी, वो रेडियस है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दोगे पाई ए स्क्वायर से, क्योंकि एरिया आपको वो लेना, वो वाला लेना है
जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रहा है। क्या ये दोनों चीजें समझ में आई सबको? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड हम बी वाले का लेंगे और एरिया हम लेंगे ए वाले का, क्योंकि फ्लक्स जो निकालना है ना हमें, चेंज इन फ्लक्स, वो किस में निकालना है? स्मॉल वाले लूप में निकालना है, इसलिए उसका एरिया लिया जाएगा। बट दैट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्यों लेंगे? इज दैट राइट? Yes, sir. तो चार्ज फ्लोन कितना हो जाएगा? डेल्टा फाई अपॉन आर। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल कॉइल। अगर एक और केस ले लें जिसमें कि कॉइल रोटेट कर रहा हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट कर रहा हो, ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखी है वो बाहर की तरफ दे रखी है, आउटसाइड ऑफ द प्लेन, है ना। डॉट मतलब यही होता है ना, डॉट जो बने हुए हैं, ठीक है। तो आउटसाइड ऑफ द प्लेन जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, आर इसका रेजिस्टेंस है, और एन नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं सर्कुलर लूप के, सर्कुलर कॉइल के। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, या फ्लक्स एसोसिएटेड निकालना है। इससे कैसे निकालोगे? टी इक्वल्स टू 0 पे सबको दिखना चाहिए ये कि आपका जो लूप है उसके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, घूम ही नहीं रहा वो, है ना। आपका जो लूप है वो घूम नहीं रहा है। अगर वो घूम नहीं रहा है और प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, तो उसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो आउटसाइड द प्लेन आएगा क्या बच्चों? Yes, sir. एरिया वेक्टर आउटसाइड द प्लेन आएगा, परपेंडिकुलर होता है ना यार लूप से, किसी भी प्लेन से परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर तो। और मैग्नेटिक फील्ड भी अब बाहर की तरफ है क्या? तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो जाएंगे? इनिशियली पैरेलल हो जाएंगे। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. दोनों बाहर की तरफ है, क्योंकि अब तुम इसको ऐसे समझो कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ है, और तुम्हारा लूप ऐसे रखा हुआ है। अब तुमने लूप को ओमेगा दिया, कुछ घुमाया, तो अब एरिया वेक्टर भी चेंज होगा ओमेगा के साथ में। Yes, sir. एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे है बाहर की तरफ, लेकिन एरिया वेक्टर ऐसे कुछ एंगल पे हो गया। तो अब एरिया वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल बन जाएगा थीटा। Yes, sir. तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये ओमेगा टी भी बोलते हैं हम इसको। भाई जितने ओमेगा से तुमने घुमाया और जितना टाइम लगा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस सबको ये, है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस एंगुलर स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, नाउ यू कैन से कि एट टाइम टी आपका जो नया फ्लक्स है वो आप बोल सकते हो बी ए कॉस ओमेगा टी। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एक से ज्यादा टर्न्स है, तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है भाई फ्लक्स का? एन बी ए NBA omega t. कॉस ओमेगा टी। ये सबको समझ में आया? एन बी ए कॉस ओमेगा टी कैसा आया? नहीं आया तो पूछ लो, आ गया सर. ठीक है। अब सिंस तुम लूप को घुमा रहे हो तो तुम एंगल चेंज कर रहे हो, और मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी चीज चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ में, राइट। और अगर फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ में तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा आपके कंडक्टर में, राइट। तो आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। तो आपको बस क्या करना है, फ्लक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो एक ही वो है फैक्टर जो कि टाइम के साथ यहाँ पे चेंज हो रहा है, विच इज ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करोगे कॉस ओमेगा टी को, तो ये साइन ओमेगा टी बन जाएगा। ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ आएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस साइन आगे था, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। इसमें जो ई नॉट होता है आपका, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है एनबीए ओमेगा, है ना, जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, राइट। Yes, sir. और सिमिलरली आप करंट भी निकाल सकते हो ई नॉट अपॉन आर करके या ई अपॉन आर करके, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आगे चले। Yes, sir. मोशनल ईएमएफ अगला टॉपिक। अब तुमने पढ़ा हुआ है कि कोई रॉड या कोई कंडक्टर अगर तुम्हारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट होता है। पढ़ा हुआ है ये हमने, है ना, इसमें पढ़ा था इसी चैप्टर में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ, यानी कि मोशन में है कंडक्टर। तो जब भी आपका रॉड, जनरली रॉड्स के ऊपर ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी कंडक्टर हो या रॉड हो, जब वो मूव कर रहा हो वही वेलोसिटी से, तो इसमें दो तीन चीजें समझने की। एक तो ये याद रखना कि जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है? बीएलवी। कितना होता है भाई? BLB. बीएलवी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। इसमें बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, एल होता है जो लेंथ ऑफ रॉड है वो, और वी होता है इसकी वेलोसिटी, है ना। अच्छा, ये ईएमएफ जो आ रहा है, इंड्यूस ईएमएफ, क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली बात है कि आपका जब वेलोसिटी वी वेलोसिटी से मूव करेगा रॉड, तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा। Yes, sir. भाई अगर आप मूव करा रहे हो तो जितना फ्लक्स पास कर रहा था उसमें इनिशियली, उसमें से कुछ उसका कुछ और पार्ट, मतलब कुछ और करेगा, क्वांटिटी कुछ और हो जाएगी। और बी जो है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि यहाँ पे अंदर की तरफ है, ठीक है। अब
आप बोलोगे कि सर ये ई का आपने यहाँ पे डायरेक्शन भी दे रखा है, यानी कि आपने पोलैरिटी दे रखी है कि ऊपर वाला तो पॉजिटिव होगा, एक्स वाला एंड लेट से ऊपर वाला है, वाई वाला नीचे वाला है, तो नीचे वाला तो नेगेटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा। तो ये निकालने का तरीका होता है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और आप उन दोनों का फिर क्रॉस प्रोडक्ट जब लोगे तो आपका थंब आपको दे देगा डायरेक्शन किस चीज की, पॉजिटिव टर्मिनल की। किसका दे देगा भाई, पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव टर्मिनल की। हमेशा यही करना है ना। निकालो वी क्रॉस भी निकालो, देखो इसमें अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, पेपर के अंदर है, और वी वेलोसिटी इधर जा रहा है रॉड तुम्हारा, तो वी क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, फिंगर्स करी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ फिंगर्स को फोल्ड कर लेना है। तो अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ फोल्ड करा, तो थंब का डायरेक्शन किधर आया, ऊपर आया। Yes, sir. तो जिधर थंब का डायरेक्शन है वो तुम्हारी क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव टर्मिनल। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत, तो याद रखना इसलिए। तो ऊपर वाला तो आ गया हाई पोटेंशियल या पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे वाला आ गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है। अच्छा, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब वी बी और एल तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब बी एल वी है आपका। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं तो फिर आपको ये वाला चीज यूज करना है, ये वाला केस। ठीक है, इसका बात कर लेते हैं। अब तुम्हारा v वेलोसिटी कुछ चल रहा है एंगल के साथ में, रॉड तुम्हारा मूव कर रहा है लेकिन कुछ एंगल बना रहा है, किसके साथ में, लेंथ के साथ में। आपका जो एल वेक्टर मान लो है ना, लेंथ मान लो रॉड का, उसके साथ में कुछ एंगल बनाया हुआ है उसने, थीटा एंगल। ठीक है, अब सिंस ये थीटा एंगल बनाया हुआ है आपने, तो आप यहाँ पे v नहीं ले सकते बी एल के साथ में। जब आप ई निकालोगे ना इंड्यूस ईएमएफ, तो आप बी एल के साथ में v डायरेक्ट नहीं लोगे, आप कॉम्पोनेंट लोगे उसका। आप v का कॉम्पोनेंट लोगे जो कि परपेंडिकुलर है किसके, लेंथ की। एम आई राइट? Yes, sir. तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे भाई, दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, ये हो गया v sin थीटा और ये हो गया V cos theta. v cos थीटा। तो ऑब्वियसली आप कौन सा लोगे कंपोनेंट, v sin थीटा वाला। Theta. तो क्या फॉर्मूला बन जाता है फिर इस केस में, bl v sin थीटा। ठीक है, Yes, sir. याद रखना। मोशनल ईएमएफ इन रैंडम शेप्ड वायर, अगर आपको कोई वायर दे दे जिसका कुछ शेप ही नहीं है और उसको पूछ ले तो इमोशनल ईएमएफ निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो कंफ्यूज मत हो ना, इस छोटे मोटे केसेस आ सकते हैं, वैसे जनरली ऐसे सवाल नहीं पूछता नीट, पर अगर पूछ ले इन केस तो तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे? आपको अज्यूम करना है कि एक शेप, जो ये आपका ये रैंडमली शेप्ड वायर है ना, ये एक स्ट्रेट वायर है। ये जो रॉड है अपने आपने जैसे डील करा था ना, वैसे ही एक रैंडमली अगर तुम्हें वायर दे दें तो उसको मान के चलना एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसका वेलोसिटी का कुछ डायरेक्शन है जो कि आपको दिया हुआ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड दी होगी, तो आप उसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हो बीएलबी लगा के। ठीक है, याद रखना। मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग कंडक्टर, अब कोई कंडक्टर है, कोई रॉड है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि यहाँ पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, और वो मूव कर रहा है तुम्हारा v वेलोसिटी से, लेकिन वो रोटेट भी कर रहा है। बात समझ में आ रही क्या बोला मैंने? पहले केवल मूव कर रहा था v वेलोसिटी से, रोटेट कर रहा था क्या यहाँ पे इस वाले केस में? रोटेट नहीं कर रहा था, है ना, घूम No, नहीं रहा। sir. अभी घूम भी रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। तो अब इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, बीएलवी नहीं होगा अब। ठीक है, बीएलवी नहीं लिखना है अब, क्योंकि घूम भी रहा है ना, कुछ घूम भी रहा है वो। ठीक है, तो यू कैन नॉट राइट बीएलवी डायरेक्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका पूरा जो रॉड है उसका रोटेटिंग इफेक्ट क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो वो कैसे निकालोगे आप, एक छोटा सा एलिमेंट लो, मान लो तुमने इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रखा है, कोई ना कोई पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं हम किसी ना किसी चीज को, हर चीज को Yes, sir. रोटेशन में पढ़ा है हमने, राइट? तो लेट्स से कि आपने एल डिस्टेंस दूर, आपकी जो कंडक्टर है, जो रॉड है आपका, उससे एल डिस्टेंस दूर आपने ओमेगा एक पॉइंट लिया जिसके अबाउट आप घुमा रहे हो रॉड को ओमेगा से। ठीक है, कुछ चीजें ध्यान रखना है इसमें, जैसे कि आपका एल डिस्टेंस दूर तो पी एंड है, फर्स्ट एंड है, और आर डिस्टेंस दूर है आपका क्यू एंड। तो आपका कोई भी जो स्ट्रेट वायर होगा या फिर रॉड होगा उसके दो एंड्स होंगे। सवाल में ध्यान रखना है इसको, जो बता रहा हूं उसको, है ना। अरे भाई, तुमने कोई रॉड रख दिया जिसको तुम घुमा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो आप इस रॉड को घूमते हुए? लेट्स से इस Yes, पॉइंट sir. को घुमा दो तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे ना, जैसे ये पेन है तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, है ना। और ये मूव भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ऐसे 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 घूम रहा है और मूव भी कर रहा है ऐसे ऐसे। उसमें कुछ जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो कैसे निकालेंगे, आपको दो डिस्टेंसेस
समझने हैं। एक तो जो इसका स्टार्टिंग एंड है वो है एल डिस्टेंस दूर लेट से, और जो फार्दर एंड है वो है आर डिस्टेंस दूर। ये आपको पता है, दिया हुआ है। आपने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया एक्स डिस्टेंस दूर, जिसका एलिमेंट का खुद का लेंथ था dx। ठीक है, अज्यूम किया कि इसकी वेलोसिटी v होगी, सिंस v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, Yes, sir. v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, और r क्या होता है, आपका डिस्टेंस, आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो घूम रहा है किस किस पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है उससे, राइट। Yes, sir. तो r डिस्टेंस क्या हो गया, x। तो इस छोटे से एलिमेंट का v कितना हो गया, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसकी हो गई ओमेगा x। ठीक है, अब तुम इंड्यूस ईएमएफ लिख रहे हो, तुमको पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, बीएलवी होता है। बीएलवी होता है, कोई भी अगर कंडक्टर मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जिसका कुछ लेंथ है और कुछ वेलोसिटी है, तो बीएलवी लेते हो आप। आपने पढ़ा हुआ है इमोशनल ईएमएफ, Yes, है ना। sir. तो जो छोटा सा ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ लिंक्ड है इस छोटे से एलिमेंट से, उसको हम बोल रहे हैं डीई लेट से। तो वो डीई कैसे निकालेंगे, बी जो कि कांस्टेंट है, dx इसका खुद का लेंथ हो गया, लेंथ लेते थे हम कंडक्टर का, क्योंकि याद आ रहा है सबको, लेंथ ऑफ कंडक्टर लेते थे l, तो यहाँ Yes, sir. पे लेंथ है dx, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको v से जो कि है ओमेगा x। सबको ये बात तो समझ में आ रही है ना, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि सर v का वैल्यू ओमेगा dx होना चाहिए था, आपने ओमेगा x क्यों लिख दिया, No, sir. ना ओमेगा dx तो किसी को नहीं लग रहा ना होना चाहिए। No, sir. ठीक है, अगर लग रहा है तो पूछ लो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगर नहीं लग रहा तो। अगर ये समझ में आ गया है कि डीई हो जाएगा बी डी एक्स ओमेगा एक्स, तो अब तो बस इसको इंटीग्रेट करना है ना। इंटीग्रेट कर दो डी को इंटीग्रेट करोगे तो ई आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, ऑब्वियसली एल से आर करोगे, क्योंकि एल तो आपका फर्स्ट पॉइंट है और आर आपका फार्दर पॉइंट है। तो अगर एल से आर जाओगे तो आपका पूरा रॉड या पूरा कंडक्टर कंप्लीट हो जाएगा, एम आई राइट, ये पूरा लेंथ में चला जाएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक्स डी एक्स लिया हमने और उसको इंटीग्रेट कर दिया एल से आर, क्योंकि बी और ओमेगा तो हमें कॉन्स्टेंटली पता थे, कॉन्स्टेंट थे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर एल जीरो है, यानी कि अगर आपने कंडक्टर को इसी पॉइंट के अबाउट घुमा दिया, पी पॉइंट के अबाउट ही घुमा दिया अगर आपने, इन केस, ठीक है, यहीं से घुमा दिया, एल जीरो का मतलब यही हुआ ना कि यहीं से घुमा दिया, ठीक है, जो कि जनरली सवाल में पूछ भी लेता है। तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा एल को जीरो रख के ई इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, जो कि आपने यूज भी किया होगा कई बार, किया ये यूज, याद आ रहा है कुछ ऐसा यूज करते हुए फॉर्मूला, नहीं आ रहा तो कोई ना, अब से ध्यान रखना, ठीक है। अरे हाँ ना बोल दो यार। Yes, sir. ठीक है, अगेन जो हमने तरीका पुराना वाला पढ़ा था, बी क्रॉस बी, इससे हम निकाल लेंगे हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल किधर होगा, जो कि पी साइड होगा, पी पॉइंट की तरफ होगा हायर पोटेंशियल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हम्म, Yes, sir. पता नहीं तुम्हें समझ में भी आ रही है चीजें, नहीं आ रही है, कुछ बोलते नहीं हो यार तुम लोग। आ रही है सर। आ रही होंगी है ना, पढ़ा हुआ है क्योंकि आपने इधर से। चलो, रेल ट्रैक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सवाल जिस पे आते हैं ना वही पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचना कि सर पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सवाल जिस पे आ सकते हैं वही मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पैरेलल रेल ट्रैक प्रॉब्लम्स, कई बार क्या होता है, दो आपको रेल ट्रैक दे दिए, कंडक्टिंग रेल्स दे दी, ठीक है, जो कि स्मूथ है, फ्रिक्शन की बात नहीं करते, फ्रिक्शन अवॉइड कर देते हैं। तो ये दो अलग अलग ट्रैक्स हैं लेट्स से, जिसपे कि तुम्हारा एक रॉड स्लाइड कर रहा है, येलो कलर का रॉड दिख रहा है सबको, ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अब आपने लेट से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया एफ नॉट एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने, और राइट साइड में मूव कराया इसको। इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अंदर की तरफ एग्जिस्ट कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी थी आपने, और आपने एफ नॉट लगाने से इसको मूव भी कराने लगे आप, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा होगा इसका। अब सिंस ये आगे मूव कर रहा है तो इसमें एक मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा बच्चों, Yes, sir. ठीक है। आपने क्या किया, सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दिया। दोनों रॉड, जो दोनों ट्रैक्स थे आपके, दोनों रेल्स जो आपकी थी, उन दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने आर से। अब सिंस ये क्लोज सर्किट है, इंक्लूडिंग दिस रॉड एंड रेजिस्टेंस, करंट मूव करना चालू करेगा इस सर्किट में, ऐसे करके, बोलो, Yes, sir. ठीक है। तो अब करंट मूव करेगा तो कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी आपकी करंट की, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर एफ नॉट लगा रहे हैं राइट में, तो आपका
वेलोसिटी आपका रॉड का किस साइड में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, राइट में लगाओगे फोर्स तो राइट में मूव करेगा। तो V क्रॉस बी लगा सकते हैं इसमें भी, V क्रॉस बी उस ऊपर की तरफ दिख जाएगा सबको, आपकी जो बैटरी की तरह एक्ट करेगा ये, या जो आपका ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है जिसका ई रॉड के अंदर, उसका जो हाई पोलैरिटी प्लस पोलैरिटी है, ठीक है, पॉजिटिव आपका जो टर्मिनल है वो ऊपर की तरफ आएगा इसमें, बोलो हाँ या ना। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, दिख रहा है सबको, इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ऐसे करंट, है ना। Yes, sir. बस। अच्छा, अगर करंट मूव कर रहा है किसी कंडक्टर में जिस जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट होता है विच इज BIL। पढ़ा है आपने अभी लास्ट चैप्टर में यार, Yes, मैग्नेटिक sir. इलेक्ट्रिक करंट में। तो जो BIL है उसको इक्वेट करना, अब उसको आपको निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दिस, आपने अभी भी जो निकाला है इमोशनल ईएमएफ, उसको आप रिलेट करना पड़ेगा आपको उसके साथ में। तो कैसे करोगे, BIL को आप लिख सकते हो BLV अपॉन आर इंटू LB, क्योंकि आई को आप लिख सकते हो BLV अपॉन आर। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट है उसको ई अपॉन आर ही तो लिख रहे हो तुम इतनी देर से। Yes, sir. ई होता है BLV, ई होता है BLV, तो ई BLV अपॉन आर लिख दिया, LB को तुमने एज इट इज लिखा, तो आपका ये बन जाएगा टर्म पूरा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब तुम्हारा फोर्स जो है नेट फोर्स एफ नॉट माइनस एफ एम बनेगा, क्योंकि एफ एम राइट साइड लेफ्ट साइड में आ रहा होगा। एफ एम मैग्नेटिक फोर्स है, एफ एम क्या है, Magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स। एफ नॉट क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जो तुम लगा रहे हो रॉड को खींचने में। डिफरेंस मन में आ रहा है ना दोनों में, Yes, sir. एक्सटर्नल फोर्स है आप लगा रहे हो उसको, और मैग्नेटिक फोर्स अपने आप आ रहा है, क्योंकि आपका जो कंडक्टर है जो रॉड है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर उसमें करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स आने वाला है ना, एफएम जनरेट होगा कुछ ना कुछ, इसका डायरेक्शन होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, सर यहाँ पे दो बार डीएल कैसे लिख दिया आपने? दोबारा बोलो। सर यहाँ पे दो बार बीएल कैसे आ गया? दो बार क्या कैसे आ गया, डीएल। DL। सर जो लिखा है ना एफ एम इज इक्वल्स टू बी एल वी अपॉन आर, फिर इंटू हाँ में बीएल, तो ये बीएल दो बार कैसे आया? बेटा, अभी जब समझाया था तब ध्यान से सुनना था ना, ये देखो दोबारा सुनो। यहाँ पे हमने एफएम को लिखा हुआ है BIL, पढ़ा हुआ है आपने लास्ट चैप्टर में, ये ऐसे लिख देते हैं हम, मैग्नेटिक Yes, फोर्स। sir. तो इसमें जो आई है वो इंड्यूस्ड करंट है, आई जो है वो इंड्यूस करंट है ना। यस सर। Yes, sir. अगर रॉड को रखे रहने देते आप तो उसमें करंट कहाँ से आ जाता अपने आप, कोई बैटरी तुमने लगाई है क्या, आपने लगाई है बैटरी, करंट कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा ना। अगर आप मूव ही नहीं कराओगे, फ्लक्स में चेंज ही नहीं लाओगे, तो कोई करंट अपने आप आ जाएगा क्या रॉड में, नहीं आएगा। एम आई राइट, है ना, Yes, बैटरी sir. भी नहीं लगाओगे तो। लेकिन आपने EMI वाले चैप्टर में अभी अभी रिसेंटली पढ़ा, मतलब वैसे तुमने पहले से पढ़ा हुआ है, बट आपने अभी अभी रिवाइज किया कि अगर आप फ्लक्स में चेंज लाते हो तो भी कंडक्टर में इंड्यूस करंट आ सकता है, तो वो इंड्यूस करंट लिखना है यहाँ पे। और ये पढ़ के आए हो तुम अभी कि इंड्यूस करंट जो होता है वो होता है इंड्यूस EMF अपॉन रेजिस्टेंस। बोलो हाँ ना बोलो भाई। Yes, यस sir. सर। अब इसमें तुमने केवल इंड्यूस करंट लिखा है अभी तो, ये जो तुमने ई की जगह लिख दिया BLV और आर की जगह तुमने आर लिख दिया, ये तुमने अभी तक केवल आई लिखा है, इसमें LB तो अभी तो लिखना बाकी है ना बेटा, तो इसलिए इसको अलग से लिखेंगे ना। आया समझ में? ओके सर, आगे समझ। अच्छा, तो जो नेट फोर्स आएगा ना एफ नॉट और एफ एम, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एक्सेलरेट कर रही है आपकी बॉडी, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए तो लगाना सीख ही गए हो जो तुम अभी तक, है ना, एफ नेट यस इक्वल सर। टू एम ए तो लगाओगे सही आप यहाँ पे ऑब्वियसली। तो एफ नेट इक्वल्स टू MA लिखो या एफ नेट बाई एम इक्वल्स टू ए लिखो, एक ही बात है। और एक्सेलरेशन को आप लोग क्या लिखते हो, dv/dt भी लिखते हो क्या? यस सर। Yes, sir. सिंस आपको वेलोसिटी निकालने का सवाल आ सकता है इसलिए आपने ये सब किया है, तो dv/dt को आपने लिख दिया एफ नॉट माइनस एफ एम बाई एम विच इज नेट फोर्स, ये तो ऊपर आ गया, नीचे मास आ गया इसका, ठीक है, जो भी मास है आपका बॉडी का, कंडक्टर का जो भी मास है। तो इसको इंटीग्रेट करके dv/dt है ना, तो इसको dv को एक तरफ रख के dt को उधर ले जाके और इंटीग्रेट करके जो आएगा, ऑब्वियसली हम इसको डिराइव नहीं करेंगे, वो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इस पे सवाल नहीं बनेगा इतना बड़ा,
फॉर्मूला है ये, इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जिन पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अगर यही कार्यक्रम पूरा इन्फिनिट टाइम के लिए तुम करोगे तो एक स्टेडी स्टेट आ जाती है, जो हमने पढ़ी भी हुई कैपेसिटर के टाइम पे भी। स्टेडी स्टेट आने पे आप बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है ना वो टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है, उसका नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी। भाई ये तुमने v निकाला, एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 - e की पारी पूरा सब कुछ, ये टाइम डिपेंडेंट है ना, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है ना। Yes, sir. यहाँ पे टाइम का फैक्टर है ना, देखो ना यार। ठीक है, तो टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है तो तुम अगर स्टडी करो उसको इन्फिनिट टाइम पे, तो इन्फिनिट टाइम पे स्टेडी स्टेट आ जाती है, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, टी इन्फिनिटी। तो उस स्टेट में जो वेलोसिटी हो जाएगी ना ये v, वो हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी vt, जिसको कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये पूरा टर्म जो है ई के ऊपर वाला, ठीक है, ये मतलब ई के साथ वाला पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाता है, तो 1 - 0 1 ही बचता है। एंड यू कैन राइट ये v इक्वल्स टू एफ नॉट आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। पावर भी निकाल सकते हो, सिंस आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, तो पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी से अगर चल रही है रॉड आपकी और एफ नॉट फोर्स तुमने लगा रखा है उस पर, तो तुम पावर अक्रॉस आर कैसे लिखोगे, एफ नॉट इंटू वी टी। ये दो चीजें याद रख लेना, ठीक है। सेम चीज अगर आप कैपेसिटर लग रहा हो, यहाँ रजिस्टर लगाया ना हमने, यहाँ रजिस्टर लगाया ना बच्चों फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, इसकी जगह अगर हमने कैपेसिटर लगा दिया होता तो फिर Q इक्वल्स टू सीई लिखते हैं, और फिर सारा फॉर्मूले हमारे उसके हिसाब से डिफाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप Q को सीई लिख रहे हो अगर, तो आप Q को सी बी एल वी भी लिख सकते हो, और अगर Q आपने लिख दिया है तो आप करंट भी निकाल सकते हो, क्योंकि I जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है, तो यहाँ से आपका करंट भी निकल जाएगा और एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो सवाल नहीं बनेंगे जनरली, बट अगर बनते हैं तो कैसे टैकल करना है उसके लिए नोट्स लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब ये तुमने पढ़ा हुआ है, इस पे एक सवाल आया था मॉक टेस्ट में, याद है? Yes, टाइम sir. वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर सवाल आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका होता है, ये दो चीजें याद रखना। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, लेट्स से कि आपका एक जैसे ये कंडक्टर है कुछ, ठीक है, अंदर वाला जो आपका ये सर्कुलर लूप है या कंडक्टर है लेट्स से कोई, वो रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में जो कि चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है कंडक्टर में। ये पढ़ा हुआ है हमने चैप्टर पढ़ते वक्त। सिलेंडर है मान लो एक, और आपका अंदर वाला जो क्रॉस सेक्शन है मान लो सिलेंडर का, वो रखा हुआ है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी इसमें। भाई इंड्यूस ईएमएफ तो आता ही है, साथ में चार्जेस के सेपरेशन की वजह से, चार्जेस के सेपरेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है, पढ़ा था हमने ये। Yes. तो वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है ये। E इक्वल्स टू आर बाई टू डी बी बाई डी टी, और E इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन टू आर डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जब आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा, यानी कि आप जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ना, वो अगर आपने आपके कैपिटल आर जो है आपका, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ योर सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो तुमने लिया है उसका उसका रेडियस हो गया कैपिटल आर, बड़ा रेडियस मतलब आउटर वाले क्रॉस सेक्शन का रेडियस, उससे अगर छोटा है आपका स्मॉल आर जिस पे आप निकालना चाह रहे हो, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर उसके बराबर या उससे बड़ा है तो आप ये वाला नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एज यू कैन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जब तक कि वो आर के बराबर नहीं हो जाता, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है जब वो आर के बाहर चला जाए, ठीक है। अच्छा, जो आपका ई है वो क्लोज लूप में है, तो ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है ना वो नॉन कंजर्वेटिव है नेचर में, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखनी है तुम्हें मेनली, तो ये ग्राफ और ये फॉर्मूला। ये निकाला क्या है हमने? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी उसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ भी आता है। तो अगर कोई सिलेंड्रिकल दे दिया आपको ऑब्जेक्ट, या कोई स्फेरिकल दे दिया, तो उसमें कैसे निकालोगे वो तरीका है, सिलेंड्रिकल रीजन निकालने का तरीका है जैसे स्पेसिफिकली है, ठीक है। इस पे सवाल आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। अधिकतर चीजें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, ईएमआईएसी में, ये जो होती है ना, ये केस बेस्ड ही होते हैं क्वेश्चंस, कि भाई पर्टिकुलर तुमने केस दे दिया, इसमें बताओ क्या चेंजेस आएंगे। तो ये उनमें से एक केस है जो कि आप पे सवाल, जिस पे सवाल बनते हैं। आगे चलते हैं, एडी करंट्स की बात करते हैं।
एडी करंट्स का थोड़ा बहुत आइडिया आपने लिया था, एक सवाल आया भी था अभी मॉक टेस्ट में कि भाई तुमने जब भी किसी बॉडी को रखा है किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ये टीवीएमएफ का मतलब क्या है? टाइम वेरिंग Magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में। ये है तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड, ये दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ये जो येलो लाइन दिख रही है ना, दिस इज पासिंग थ्रू अ प्लेन, थ्रू अ मेटल बॉडी, और ये चेंज हो रही है। तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक घूमने लगते हैं, है ना, एक इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जनरेट करने लगेंगे, छोटे छोटे करंट्स को जन्म देगा ये, जो कि रोकेगा इसको, इसके मोशन को। ठीक है, तो ड्यू टू दिस करंट हीट इज डिसिपेटेड, जो करंट जनरेट होते हैं उसकी वजह से हीट डिसिपेट होती है, और इन्हीं करंट्स को, जो कि ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एडी करंट्स। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ इंडक्शन, जिस पे सवाल बनते हैं काफी सारे, उसको समझते हैं। ये क्या है? एक कॉइल की प्रॉपर्टी है, एक कॉइल की प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्शन, जिसमें क्या होता है कि अगर उसमें चेंजेस आ रहे हो कुछ, जैसे करंट में चेंज आ रहा है, तो खुद की करंट के चेंज को ही अपोज करता है। सेल्फ इंडक्शन से ये बात सबको समझ में आती है कि सिंपल सा मतलब है कि केवल खुद की जो खुद के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देखा जा रहा है ना, कंपेयर नहीं कर रहे हो आप किसी दूसरे को। एज एन आपने कॉइल रख दिया, तो फिर यही नहीं कि आप उसके आसपास किसी और कॉइल को स्टडी कर रहे हो, आप उसी कॉइल को स्टडी कर रहे हो, है ना। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? वो प्रॉपर्टी कॉइल की जो कि अपोज करेगी खुद में ही चेंज को। अगर मान लो कांस्टेंट है सब कुछ, तुमने करंट पास किया 10 एम्पियर का, वो चेंज नहीं हो रहा है, राइट, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं इंट्रोड्यूस होगा उसके लिए। सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब फ्लक्स चेंज हो रहा हो। फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा हो? कि भाई जैसे मान लो तुमने कुछ कोई लूप लिया, कोई कॉइल ले लिया, उसमें तुमने कंडक्टर, उस कंडक्टर से सॉरी आपने पास किया करंट 5 एम्पियर का करंट, ये तुमने पास किया इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, आप करंट को भी चेंज कर रहे हो, 5 से आपने 8 कर दिया, 10 एम्पियर कर दिया, 20 एम्पियर कर दिया, आप करंट चेंज कर रहे हो। तो अगर आप इनपुट करंट चेंज कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होने का ट्राई होगा। तो वो जो करंट में चेंज हो रहा है ना, उसको अपोज करेगा एक प्रॉपर्टी उस कॉइल का, उस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो सेल्फ इंडक्शन। बात समझ में आया? Yes, sir. कैसे निकालते हैं इसको, ये है इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉइल के लिए जिसमें आई करंट कैरी हो रहा है, एक सेल्फ फ्लक्स लिंक्ड होता है उससे, खुद के ही करंट की वजह से एक फ्लक्स लिंक्ड होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आप उस फ्लक्स को निकालने के लिए यूज करते हो ये फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू एल आई, जिसमें एल क्या है? इंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है? Henry. हेनरी। अब अगर ये फ्लक्स जिसकी अभी अभी बात करी तुमने, ये जो करंट जिसकी तुमने अभी बात करी, ये चेंज हो जाए टाइम के साथ में, तो इसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ आने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। Yes, sir. जिसको कि आप क्या लिखोगे? ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, डायरेक्शन ऑब्वियसली लेंज लॉ से आप निकाल लोगे। लेंज लॉ पता है ना सबको, वही अपोजिशन वाला कि अपोज करता है चेंज को, है ना। मैग्नीट्यूड को ही पूछ ले तो सीधे एल डी आई बाई डी टी लिखना, माइनस मत लिखना। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं अभी तक? आगे चलें। Yes, sir. एल निकालने का तरीका मुझे नहीं लगता डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि अगर इंडक्टर हो या सोलेनॉइड हो, तो उसका एल कैसे निकालोगे भाई? फाई पता है तुमको, बी ए होता है, एन टर्न्स दिए हुए तो एन बी हो जाएगा। और अगर आप बी निकालना चाहते हो तो आपको पता है म्यू नॉट एन आई होता है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, है ना। म्यू नॉट एन आई होता है ना, पढ़ के आए हो अभी। Yes, sir. एन को आप लिख दो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, और ए तो आपने यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अगर कोई मीडियम दिया हुआ है तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल में आप म्यू नॉट के अलावा म्यू आर भी लिखोगे। ये बात भी मुझे नहीं लगता कोई नई है आपके लिए, पता होगा आपको, है ना, कि अगर कोई मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया तो फिर रिलेटिव परमेबिलिटी भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, राइट। बोलो भाई। Yes, sir. बैटरी पोलैरिटी इंड्यूस इन इंडक्टर, जैसे तुमने कैपेसिटर में पढ़ा था ना, एक ओपन सर्किट बन जाता है, क्लोज सर्किट बन जाता है, पढ़ा था। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है किसी इंडक्टर से, ये इंडक्टर है, दिस इज एन इंडक्टर,
इसमें से अगर कुछ कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो तुम उसको ट्रीट कर सकते हो एक स्ट्रेट वायर की तरह, एज इन इसमें कुछ भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, आप इस तरह से ट्रीट कर सकते हो उसको। ठीक है, अगर करंट जो फ्लो हो रहा है वो चेंज हो रहा है इंडक्टर में से, देन यू कैन से दैट दिस इंडक्टर, इसको ये इंडक्टर को रिप्लेस किया है हमने, दिख रहा है सबको? देर इज Yes, नो sir. इंडक्टर। अगर इंडक्टर से करंट जो पास कर रहा है वो कांस्टेंट है तो देर इज, यू कैन से कि आपके एक्स और वाई के बीच में कोई इंडक्टर है ही नहीं। ठीक है, अगर कंडक्टर बोल रहा हूँ सॉरी, अगर करंट वेरिंग है, अगर कंडक्टर सॉरी इंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है वो वेरिंग है, बदल रहा है, या तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, देन यू कैन से कि देयर विल बी अ ईएमएफ इंड्यूस्ड विद इन अ इंडक्टर। तो आप इसको इंडक्टर को एक सेल की तरह ट्रीट कर सकते हो, बैटरी की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिसकी पोलैरिटी आप डिफाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन करंट। ठीक है भाई, कैसे किया मैंने ये, पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको। ई को आप एल डी आई बाई डी टी लिख सकते हो, ये तो पता होगा आई गेस आपको, एल अगर सेल्फ इंडक्टेंस है इंडक्टर का तो, है ना? Yes, sir. अब इसकी डायरेक्शन मैंने कैसे लिखी है, पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड और नेगेटिव टर्मिनल राइट साइड, कैसे लिखा कोई बता सकता है क्या? सर वो बैटरी कनेक्ट है ना? बैटरी कनेक्ट नहीं है इसको, ये इक्विवेलेंट है, ये इंडक्टर एक बैटरी की तरह बन जाएगा जिसका ईएमएफ ई होगा, ये बोल रहा हूं। जो बैटरी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी इसमें इंडक्टर में, अगर उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो चेंज हो रहा है तो। अभी समझ में आया? Yes, sir. हम्म, बताओ डायरेक्शन की वजह से। कैसे, ये प्लस इधर क्यों आया, ये माइनस इधर क्यों आया, प्लस लेफ्ट साइड और माइनस राइट साइड में क्यों आया? किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं बता सकता? इसमें सेकंड वाले में करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और बीच वाले में करंट डिक्रीज हो रहा है। बेटा ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी हुई, ये तो दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना ये हुई आपको। एक्सप्लेनेशन तो ये होती है कि आपने कुछ बताया और सब लोगों ने बोला कि हाँ ये रीजन सही है। ये तो दिख रहा है ना बेटा, आई बढ़ रहा है सेकंड में, तो बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है ये बताना। करंट इंड्यूस हो रहा है ना? करंट इंड्यूस हो रहा है, नहीं, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, फिर लिखा तो है ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। मैं तो बोल रहा हूँ जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या जो बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है आपका इंडक्टर, सर क्योंकि जो पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल है। फिर आप वही बात बोलो जो पता है ऑलरेडी। वो एक्सप्लेनेशन कैसे हुई कि पॉजिटिव, अच्छा मैं पॉजिटिव राइट साइड में रख दूंगा तो चलेगा? यस सर। अगर मैं सेकंड केस में ये वाला इक्विवेलेंट नहीं बना के ये बना दूं, ऐसे ये बना दूं नेगेटिव पॉजिटिव, तो चलेगा क्या? अगर करंट इंक्रीज कर रहा है और उसका इक्विवेलेंट में ऐसे बना दूं इंडक्टर का, बताओ भाई जल्दी बताओ, सही है क्या ये वाला नो चीज? सर। नहीं पता कैसे क्यों बनाया? इधर देखो, अगर करंट बढ़ रहा है तो आपका जो इंडक्टर है ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बोलो हाँ या ना? यस। इंडक्टर में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे होता है ईएमएफ इंड्यूस? लेंज लॉ ने क्या बताया था कि द ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, है ना? चेंज को अपोज यस सर। करेगा वो, है ना? चेंज को अपोज करने का तरीका क्या है कि अगर करंट की डायरेक्शन भी दे रखी है, तुम्हें ध्यान से देखा तुमने सेकंड वाले में, आपको करंट की डायरेक्शन भी दे रखी है, राइट साइड में जा रहा है करंट, देखो राइट यस साइड में सर। जा रहा है, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। तो अगर एक्स से वाई की तरफ जाते जाते करंट बढ़ रहा है तो तुमको क्या करना है, तुमको ये कुछ ऐसा करना है कि करंट कम हो जाए, आई की वैल्यू जो बढ़ रही है वो कम हो जाए, इस तरह से आपको पोलैरिटी बनानी है आपकी बैटरी की। तो इसका एक ही तरीका है कि करंट जा रहा था राइट साइड में, तो करंट को इंड्यूस करंट को आप क्या कर दो, लेफ्ट साइड में कर दो, हमें राइट। अगर आप लेफ्ट साइड में कर दोगे तो आपका जो करंट बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा। अरे अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, राइट साइड में अगर जा रहा है इनिशियली तो आपका इंड्यूस किस में आना चाहिए, लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए करंट को, पॉजिटिव टर्मिनल को लेफ्ट में रहना पड़ेगा ना बेटा, तभी तो यहां से करंट निकलेगा ऐसे। अभी आ रहा है समझ में? सर वो तो नीचे भी जा रहा है राइट साइड में। नीचे करंट डिक्रीज हो रहा है,
राइट साइड में जाते जाते करंट डिक्रीज हो रहा है। हमारा काम बढ़ाना नहीं है, हमारा काम कम करना भी नहीं है, हमारा काम मतलब हमारा मतलब इंड्यूस वाले का काम, इंड्यूस ईएमएफ का काम है अपोज करना, है ना, हमेशा अपोज करेगा वो। अब राइट साइड में जाते जाते अगर करंट डिक्रीज हो रहा है थर्ड वाले केस में, तो वो कुछ ऐसा करेगा कि आपका राइट साइड में जाने से करंट डिक्रीज नहीं हो, इंक्रीज हो। तो इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि बैटरी की पोलैरिटी राइट साइड में पॉजिटिव करो, तब जाके यहाँ से करंट निकलेगा इंड्यूस। अब जब यहाँ से करंट निकलेगा इंड्यूस करंट, तो बढ़ाएगा ना इसको, ये जो कम हो रहा था इसको बढ़ाएगा ना, यस सर। अपोज करेगा ना, कम होने से रोकेगा, बढ़ा देगा। आप समझ में आया? यस सर ईएमआई आगे। के क्वेश्चन में जब भी डायरेक्शन की बात होगी तब कंफ्यूजन होगा आपको डायरेक्शन बताते वक्त, तो उसका एक ही इलाज है बचने का कि आपको अपोज वर्ड याद रहना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड अपोज। जो भी कम हो रहा है उसको बढ़ा दो, जो बढ़ रहा है उसको कम कर दो। ठीक है भाई, यस सर। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको समझ लेना, इसको सॉल्व भी कर लेना। जो अभी तक ये तीनों केसेस पढ़े ना, इनके ही बेसिस पे है, तो इसको सॉल्व कर लेना। सर मैंने भी तो ये कहा ग्रोथ था है। इंक्रीज हो रहा है और करंट हाँ जी, डिक्रीज हो रहा है। सर मैंने भी तो ये क्या कहा बोल? था कि करंट इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। हाँ बेटा, लेकिन मैं पोलैरिटी की पूछ रहा था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो लगाओगे तुम बैटरी में वो कैसे लगाओगे वो पूछ रहा था। ठीक है, तो आपको ये बोलना था कि सर पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में इसलिए है सेकंड केस में, ताकि वहां से करंट लेफ्ट साइड में निकल सके। ठीक है, जो कि अपोज करे आपके इनिशियल करंट को, तब जाके कम हो पाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू रिप्लाई मुस्कान। यस सर आगे समझ। ठीक है, चलो बढ़िया। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, अब जैसे तुमने कैपेसिटर में पढ़ा था वैसे इंडक्टर में भी होता है। ठीक है, आपका अगर इंडक्टर कनेक्टेड है किसी रेजिस्टेंस से और आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो आपके करंट में ग्रोथ होता है। ठीक है, करंट बढ़ता है आपका, बैटरी से कनेक्टेड है। तो टाइम टी पे आप कैसे निकालोगे वो करंट को जो चेंज हो गया है? इनिशियली आपका टी इक्वल्स टू जीरो पे जीरो करंट था, आपने बैटरी से कनेक्ट किया इंडक्टर को और आपके रजिस्टर को। आपका टाइम टी पे जो करंट आया वो आया आई नॉट, आई इक्वल्स टू आई नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ये याद रखना। इसमें आई नॉट जो क्या है, आई नॉट क्या है, वो क्या है, मैक्सिमम करंट। कि मैक्सिमम कितना करंट आ सकता है इस सर्किट में, है ना, जिसमें इंडक्टर और रजिस्टर लगा हुआ है, एलआर सर्किट में। ठीक है, तो करंट ग्रो होगा जीरो से आई नॉट की तरफ बढ़ेगा, और आई नॉट होते होते कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम। कितना टाइम लग जाएगा बेटा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम। इसमें भी टाइम कांस्टेंट होता है जैसे कैपेसिटर में था, यानी कि 0.63 टाइम्स मैक्सिमम का कितने टाइम में हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट या टाउ टाइम में, विच इज एल अपॉन आर। एल अपॉन आर का जो रेशियो है इंडक्टर और रजिस्टर का, वो होगा टाइम कांस्टेंट के बराबर, और इतने टाइम में 0.63 टाइम्स हो जाता है मैक्सिमम का, ये याद रखना। डीके जब हो रहा है, डीके कब होगा? पहले तुमने बैटरी लगा रखी थी, अब तुमने सर्किट क्लोज कर दिया, बैटरी हटा के सर्किट क्लोज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट है पास, जो करंट पास हो रहा है इंडक्टर से, वो रजिस्टर से पास होना चलेगा, क्योंकि क्लोज क्लोज सर्किट है। तो तुम्हारा सेंस करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है, लेट से आपका करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका है आई नॉट। अब वो पास होगा रजिस्टर से, तो रजिस्टर से पास होने की वजह से कुछ हीट डिसिपेट होगी। यस सर। अब हीट डिसिपेट होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज होगा आपका करंट, डीके होगा आपके करंट में। ठीक है, यस सर। वैल्यू वैल्यू में कम वैल्यू में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जो करंट में डीके हो रहा है ना, उसको कैसे निकालते हैं? आपका फॉर्मूला बन जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, बट ये याद रखना, वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल तो होता है ग्रोथ में, और डीके में होता है डायरेक्ट आई इक्वल्स टू आई नॉट डी की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। इसमें भी टाइम कांस्टेंट होगा एल अपॉन आर, और टाइम कांस्टेंट 0.37 टाइम्स आई नॉट यील्ड करता है, एज इन जो मैक्सिमम करंट है उसका 0.37 टाइम्स हो जाएगा आपका करंट, जब आप टाइम कांस्टेंट टाउ पे देखोगे, है ना, इतने टाइम पे जब आप देखोगे टी इक्वल्स टू टाउ पे देखोगे, तब इतना हो जाएगा। और टाउ एक सबके लिए इसलिए डिफाइन किया जा रहा है बिकॉज एल अपॉन आर का एक स्पेसिफिक नंबर है ये, है ना? आपके सर्किट में इंडक्टर और रजिस्टर दोनों लगे हुए हैं ना, तो एल अपॉन आर का जो रेशियो आ रहा है ना, वो टाउ के बराबर आ रहा है, तो इतने टाइम पे देख रहे हैं हम लोग। बात समझ में ही सबको? यस सर। यस सर। एनर्जी स्टोर्ड
और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दो चीजें और है। एनर्जी स्टोर तो सबको पता है कितनी होती है इंडक्टर में, हाफ LI²। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एट t=0 इन्फिनिटी। अब t=0 t=इन्फिनिटी यानी स्टेडी स्टेट पे आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टर बिहेव कैसे करता है। इस पे कॉमन क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप इंडक्टर लगा रखा है x और y के बीच में, इनिशियली आप देख रहे हो t=0 पे, नो करंट, सो देयर विल बी ओपन सर्किट। ठीक है भाई, नो करंट, सो देयर विल बी ओपन ओपन सर्किट। सर्किट। t=0 ओपन पे i=0 होता है, t=0 पे i=0 होता है, तो देयर विल बी नो करंट, ओपन सर्किट इधर बिहेव करेगा इंडक्टर। अगर आप t=इन्फिनिटी पे देखो, स्टेडी स्टेट पे, क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट भी लिखी हुई हो सकती है तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो t=इन्फिनिटी पे देखोगे तो आपका इंडक्टर बिहेव करेगा प्लेन वायर की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? प्लेन प्लेन। प्लेन वायर। ठीक है, इंडक्टर को हटा के डायरेक्ट वायर लगा देना, प्लेन वायर। तो जैसे एग्जांपल ले रखा है हमने, इसमें हम देख रहे हैं दोनों केस। t=0 पे क्या करोगे? नो करंट, तो आपका ब्रांच ही हटा दिया हमने। ये दिख रहा है सबको, ये जो बीच वाली ब्रांच थी हटा दी हमने, केवल यस 3 ओम सर। का रजिस्टर ले लिया है और कैलकुलेट कर दिया है करंट इसमें, डायरेक्ट I=2 एम्पियर आ गया। लेकिन इन्फिनिटी टाइम पे, t=इन्फिनिटी पे जो हम देखेंगे, तो हमारा इंडक्टर एक स्ट्रेट वायर, प्लेन वायर बन जाएगा। यस सर। तो अब आपके पास यहाँ बना प्लेन वायर, तो ये 6 ओम का रजिस्टर बचा और ऊपर 3 ओम का तो था ही सही, तो आर इक्विवेलेंट निकाल के आप निकाल सकते हो करंट विच इज 3 एम्पियर। समझ में आया दोनों केस? दोनों केस समझ में आया यस सबको? सर। या यस सर। दिस इज वन थिंग टू रिमेंबर। म्यूचुअल इंडक्टेंस कर लेते हैं बात। म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ नहीं, ये प्रॉपर्टी होती है आपके पेयर ऑफ कॉइल्स की, जिसकी वजह से चेंज इन करंट आप एक में, किसी एक कॉइल में स्टडी करते हो, जो कि होता है अपोजिशन से बाय ईएमएफ इंड्यूस इन अदर कॉइल। जैसे आपका जब सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही थी, सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही थी, तो खुद में ही चेंज को रजिस्ट कर रहा था। अब क्या कर रहा है? एक कॉइल दूसरे वाले को रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आती है ना ये बात म्यूचुअल इंडक्शन वाली? यस एक सर। को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं φ2 इक्वल्स टू m इंटू I1, यानी कि φ2 क्या होगा? सेकंड वाले कॉइल में कितना फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द करंट इन फर्स्ट कॉइल, यानी करंट तो फर्स्ट वाले का और फ्लक्स सेकंड वाले का, जो हमने एक अभी पढ़ा भी था, एक एग्जांपल पढ़ा था ना, एक बड़ा वाला कॉइल था, एक छोटा वाला कॉइल था। ठीक है, तो φ2 जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? MI1। M क्या है इसमें? म्यूचुअल इंडक्टेंस। M क्या है? म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन। प्रॉपर्टी है वो आपकी कॉइल की, कि वो कितना कर पा रहा है, अपोज कितना कर पा रहा है ना, वो उस चीज की प्रॉपर्टी है। तो E2 यानी कि EMF इंड्यूस्ड इन सेकंड कॉइल आ जाएगा -M/dI/dt। इसमें जो I है वो 1 का है, बस ये ध्यान रखना, फॉर्मूला याद रहता है। भूलते क्या है कि करंट किसका लेना है? करंट लेना है जैसे फर्स्ट वाले का, तो फिर आप सेकंड वाले में इंड्यूस EMF निकाल रहे होंगे पक्का, एंड वाइस वर्सा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अच्छा, M को एक और तरीके से लिख सकते हैं, M इज K टाइम्स अंडर रूट L1 L2। यानी कि अगर आपको L1 L2 दिया हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 1 और 2 का, तो फिर उसको रिलेट करते हैं कपलिंग फैक्टर से, कि दो इंडक्टर्स की कपलिंग कैसे हो रखी है। कपलिंग मतलब वो आपस में कैसे लिंक्ड है। ठीक है, तो हमको कितना परसेंटेज फ्लक्स लिंक हो रहा है इसका आइडिया दे देता है के। जैसे कि एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, यहाँ पे दो इंडक्टर्स परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट के 0 ही हो जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ढंग से लिंक ही नहीं हो पा रहे हैं ये, है ना। इनके बीच का जो फ्लक्स है वो लिंक हो पाएगा क्या? अच्छे से नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर दो को आपने एक साथ ही रख दिया, ऑलमोस्ट, है ना, पैरेलल रख दिया और बिल्कुल ऐसे ओवरलैप करते हुए रख दिया एक तरह से, तो आपकी कपलिंग अच्छे से हो गई, फ्लक्स अच्छे से लिंक हो जाएगा दोनों इंडक्टर्स में, राइट। यस सर। यस सर। कपलिंग फैक्टर को 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना और ये फॉर्मूला यूज करना आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बना है, मॉक टेस्ट में भी आया है। बाकी M निकालना तो आपको आता ही है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको ऑलरेडी। μ0I/2b इंटू पाई ए स्क्वायर कर रहा था ना डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले, कि छोटे वाले के अंदर कितना फ्लक्स आ रहा है बड़े वाले की वजह से। ठीक है, सो दिस यू नीड टू फाइंड आउट M, ये आपको पता होगा कैसे निकालते हैं ऑलरेडी। LC ऑसिलेशन की बात कर लेता हूँ मैं लास्ट, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो LC ऑसिलेशन क्या है कि एक इंडक्टर को जब आप कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हो, तो कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होता है। तो इनिशियली जैसे कि Q0 मैक्सिमम चार्ज स्टोर था आपकी कैपेसिटर में, है ना, और मतलब Q0 और -Q0 पोलैरिटी थी चार्जेस की, और मैक्सिमम था ये, मैक्सिमम चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। आफ्टर सम टाइम्स कुछ करंट पास होगा थ्रू द इंडक्टर, यानी कि आपका चार्ज कम हो जाएगा, बचा Q और -Q।
कुछ और टाइम दोगे तो फिर चार्ज में और डीके आएगा, करंट में और डीके होगा, और आपका यहाँ पे लेट्स से कि कैपेसिटर पे कोई चार्ज बचा ही नहीं है और करंट हो गया मैक्सिमम। ये बात समझ में आई सबको? जो पास हो रहा है करंट इंडक्टर से वो हो यस गया। सर। Yes, sir. साइकिल क्या होगी? रिपीट होगी। यही साइकिल क्या होगी? रिपीट होगी। फिर से कंडक्टर में, फिर से सॉरी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो ये यस जो सर। साइकिल होती है ना बच्चों, इस साइकिल का जो इस साइकिल में जितना टाइम लगता है, इस पूरे ऑसिलेशन बोलते हैं ना इसको, एलसी ऑसिलेशन, तो इस ऑसिलेशन में जितना टाइम पीरियड होता है या टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल सी। कैसे निकालते हैं इसको? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल सी। तो इसमें इंडिविजुअल प्रोसेस में आपको एनर्जी भी पूछी जा सकती है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट वाले केस में देखो तो सारा चार्ज ही स्टोर्ड कैपेसिटर पे था, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैपेसिटर पे ही रहेगी पूरी, विच इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी। पड़ा हुआ है कैपेसिटर में चार्ज यस स्टोर का। सर। Yes, तो sir. इंडक्टर से कोई एनर्जी एसोसिएटेड नहीं है इनिशियली, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 सी हो गया। सेकंड वाले केस में चार्ज कम हुआ है कैपेसिटर पे, लेकिन अभी भी एनर्जी स्टोर्ड है कुछ, और कुछ एनर्जी पास कर रही है आपकी इंडक्टर के थ्रू, विच इज हाफ एल आई स्क्वायर। पता है आपको? अभी पढ़ा है आपने? यस सर। Yes, sir. एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है इंडक्टर में? हाफ एल आई स्क्वायर, है ना? यस Yes, चार्ज है sir. क्यू, तो कैपेसिटर को जगह क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी। सेम थर्ड केस में, अब कैपेसिटर पे चार्ज नहीं बचा है, पूरा करंट पास कर रहा है आपके इंडक्टर से, तो हाफ एल आई आई नॉट स्क्वायर आपका एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तीनों में, तीनों की जो एनर्जी है लेकिन वो कांस्टेंट रहती है। कंजर्वेशन है ना हमारी एनर्जी का। तो बात समझ में आ रही? Yes, sir. कोई रजिस्टर थोड़ी लगा हुआ है जिससे हीट डिसिपेट हो जाए, है ना? तो एनर्जी कंजर्व्ड है। तो आपका इनिशियल, बीच वाला केस, सेकंड वाला केस और लास्ट वाला केस में तीनों में एनर्जी बराबर रहती है। ये चीज ध्यान रखना। अब सिंस आपको पता है कि ये ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ऑसिलेशन होगा अगर, तो उसका ओमेगा भी होगा कुछ ना कुछ, जिसको आप निकालते हो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी से, और टाइम पीरियड निकालते हो 2 पाई अंडर रूट एल सी से। ठीक है भाई? करंट में ऑसिलेशन हो रहा है ना, तो ओमेगा और टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए आपको। जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम चार्ज की या करंट की, जो कि चेंज हो रहा है टाइम के साथ में? कैसे लिखेंगे? क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। सबको समझ में आता है? ऑल्टरनेटिंग करंट है ये, यस सर। Yes, sir. ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है ना, ये डायरेक्ट करंट थोड़ी है, ये आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम बेरिंग करंट है, राइट? यस सर। चलो भाई सवाल प्रैक्टिस करते हैं। काफी इजी सवाल है, सवाल पढ़ो पहले एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे क्लास लीव नहीं करनी है, क्या कर रहे हो भाई? क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम तो अब है, तुम क्लास लीव कर रहे हो यार। बेटा देखो यहाँ पे आपको सब चीजें दे रखी है, आपको फाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको चीजें दे रखी है। अब आपका ये जो इसमें जो चीजें यूज हो रही है वो थोड़ी एसी की है, अल्टरनेटिंग करंट की, बट आपको आइडिया होगा ना बेटा ये सब चीजों का। टेन फाई क्या होता है? एक्सएल अपॉन आर होता है। अगर केवल इंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, अरे बात समझ में आ रही है? यस कैपेसिटर भी दे रखा है, Yes, sir. एक्सएल माइनस एक्सी तो लिखोगे नहीं, केवल एक्सएल अपॉन आर लिख दोगे। टेन फाई को पढ़ा हुआ है ना एसी में। Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो एसी और ईएमआई के लिंक्ड भी होते हैं। तो जैसे कि इस सवाल में आप निकाल सकते हो टेन फाइव डायरेक्टली एक्सेल अपॉन आर करके। एक्सेल पता है सबको क्या होता है? एक्सेल क्या होता है? रिएक्टेंस क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल। यस सर। ओमेगा कितना दे रखा है ओमेगा? 220। 220 ओमेगा। क्या बात हो गई है? V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 100। 100 पाई। कितना दे रखा है? 100 100 पाई ओमेगा टी, है ना? तो ओमेगा टी क्या हो गया? 100 पाई टी। तो ओमेगा कितना हो गया? 100 पाई। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/पाई। यस सर। Yes, sir. 100 हो गया। एक्सेल का वैल्यू कितना हो गया? 100 ओम। यस सर। पता नहीं कुछ चीजें समझ में आती भी है नहीं आती। आर की वैल्यू दे रखी है 100 ऑलरेडी,
तो tan phi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XL अपॉन R 1, तो phi की वैल्यू कितनी हो गई 45। अरे कितना फेज है आपका, 45 डिग्री का ही तो है, यस सर। 45 डिग्री का है ना आपका phi, बी ऑप्शन। आगे चलें। यस सर। Yes, sir. हम्म, चलो ये भी एक सिमिलरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी एसी का ही क्वेश्चन है, तो उसको आप होमवर्क में ले लो, इसको मत करो। ये कर सकते हो, क्योंकि ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, पता होगा आपको ये। कौन से सर्किट में होता है पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम? एलसी। LC circuit. एलसी। कैसे बात कर रहे हो यार, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड किसी भी एसी, जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है एसी की, तो आपका मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड एलसी सर्किट में होगा। No, sir. ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है ना बेटा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है। आपका जो वोल्टेज होता है और वो जो करंट होता है वो फेज में आ जाते हैं, कोई फेज डिफरेंस बचता ही नहीं है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, नहीं याद आ रहा? अरे वी आई कॉस फाई होता है ना फॉर्मूला, Yes, sir. आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई नहीं होता फॉर्मूला ये? होता है sir. हाँ, तो कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी पावर की, एम आई राइट? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों आ जाते हैं फेज में, एक कॉमन फेज में, सेम फेज में, तो कॉस फाई की वैल्यू हो जाती है 1। दैट मीन्स आपका हाईएस्ट पावर फैक्टर हो जाता है, पावर फैक्टर होता है ना, पढ़ा होगा आपने, ठीक है? Yes, sir. उसकी वजह से पावर जो डिसिपेट हो रही है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है? पावर मैक्सिमम पावर डिसिपेट हो जाती है और सारी हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। डिसिपेट मतलब चले जाना, बाहर निकलना। अरे डिसिपेट मतलब समझ तो, हीट की फॉर्म में हो रही है यहाँ पे, जैसे डिसिपेट इन फॉर्म ऑफ हीट, तो सबसे ज्यादा हीट की फॉर्म में डिसिपेट कैसे होगी, जब रेजिस्टिव सर्किट होगा, है ना? रजिस्टर ही तो कॉज करता है तुम्हारे हीट डिसिपेशन को मेनली। अरे Yes, रजिस्टर ही तो sir. कॉज करता है ना? चलो भाई, ये थ्योरेटिकल चीजें, ये चीजें याद रहनी चाहिए, ऐसे मत करो। चलो ये ईएमएफ का सवाल है, इसको सॉल्व करो। एक ईएमएफ है, द ईएमएफ इज जनरेटेड बाय एन एसी जनरेटर हैविंग 100 टर्न कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखे हैं, ऑफ लूप एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। अब कॉइल रोटेट कर रहा है एट स्पीड ऑफ 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ओमेगा भी दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.05 टेस्ला, जो कि टाइम वेरिंग नहीं है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है बट ये दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी ईएमएफ की कितनी हो सकती है। मैक्सिमम ईएमएफ कैसे निकालते हैं भाई? अगर कोई रोटेट कर रहा है कॉइल तुम्हारा, अगर मान लो कोई कॉइल रोटेट कर रहा है, भूल गए फॉर्मूला? अभी पढ़ा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिवाइज कराया था। यस सर, डी फाइव बाई डी टी आएगा, फिर फाइव की जगह एनबीए कोस ओमेगा टी होगा। कॉइल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल है जो रोटेट कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, एनबीए ओमेगा। कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू? एनबी ओमेगा साइन ओमेगा टी। अरे मैक्सिमम तो बेटा एनबीए ओमेगा ही बचेगी ना। हाँ, मैक्सिमम तो एनबीए ओमेगा ही होगी ना, ई मैक्स नहीं? सर, क्या हुआ, बोलो बोलो। सर आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा मेरा। आंसर मैच नहीं हो रहा? कैसे मैच नहीं हो रहा आंसर? वन रेवोल्यूशन पर सेकंड का क्या मतलब हुआ? 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड का क्या मतलब हुआ? 1 लिख दोगे ओमेगा की जगह? नो सर, टू पाई। क्या लिखोगे फिर? टू ओमेगा पाई। की जगह क्या लिखेंगे आप अगर 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है तो? टू पाई लिखेंगे ना। हाँ,
1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड लिख लो, ये अगर नहीं याद रहता या समझ में नहीं आता तो। इसका मतलब होता है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या मतलब होता है भाई? एक रेवोल्यूशन में 2 पाई चलते हो ना आप पूरा। अरे एक रेवोल्यूशन कर रहे हो तो आप 2 पाई चलोगे ना अबाउट द सेंटर। यस Yes, सर। sir. रेडियन में अगर आप निकालोगे तो ना, रेडियन में निकालते हैं हम लोग, तो आप 1 रेवोल्यूशन को 1 मत लिख के आ जाना ओमेगा की जगह, 2 पाई होता है उसका मतलब, है ना। 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो एन बी ए ओमेगा जो आपको निकालना है, ई मैक्स की वैल्यू अभी अभी बताई, एन बी ए ओमेगा। इसमें एन की जगह दे रखा है 100, 0.05 दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एरिया कितना दे रखा है कॉइल का? 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर स्क्वायर। और 2 पाई हो गया आपका ओमेगा। इसको सॉल्व करना था तुम्हें, नहीं हुआ सॉल्व। 10 पाई बनेगा ये। कितना बनेगा? 10 पाई, यानी कि 31.4 वोल्ट। बताओ इसमें क्या डाउट है? अच्छा सर, मैंने वो नहीं किया था, ओमेगा 2 पाई नहीं किया था, तो आंसर नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अभी आया समझ में। यस सर, आ गया समझ। छोटी छोटी चीजें जो कि सवाल गलत करवा देती है। ईएमआई पड़ा हुआ है लेकिन ये नहीं पता कि ओमेगा अगर 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड दे रखा है तो उसका मतलब है 2 पाई रेडियन पर सेकंड। अगर ये नहीं पता सवाल गलत हो जाएगा। सोचो ईएमआई पूरा पड़ा हुआ है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको प्रैक्टिस से आती है, क्लास अटेंड करने से आती है। ये सब चीजें ऐसे ही पता चलती हैं, वरना कुछ ना कुछ मिस हो जाता है बेटा, सबसे होता है ना। अगला सवाल सॉल्व करेंगे। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बातें कर रहा है अगला सवाल आपसे। ये भी ऑलमोस्ट एसी का ही क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, मैं आपको इसमें बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट मत करो, अब एसी पढ़ेंगे तब कर लेना। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि एक्सएल एक्सी के बराबर है। यस सर। ये तो अब रट भी गया होगा। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एक्सी। ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है इस कंडीशन पे, एक्सएल जब एक्सी के बराबर होता है तो इसको यूज कर लेना। एक्सएल इक्वल टू एक्सी मतलब ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, मेरे से। है ना। और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। यस Yes, सर। sir. बस यही पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। एल और सी की वैल्यू दे रखी है, तुमको निकाल लो। 1.59 वाला आंसर आएगा, निकाल लेना। 1.59 किलो हर्ट्ज आंसर आएगा आपका। ठीक है। यस नेट सर। इम्पीडेंस निकालना है, ये भी बाद में करना। दिस इज ऑल्सो बाद में करने वाला सवाल। दिस यू कैन डू, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज restricted विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस आर। स्मॉल आर जो है आपका रीजन रेडियस, वो उस तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि स्मॉल आर जो छोटा वाला अंदर सर्कल दिख रहा है, लूप दिख रहा है आपको, उसके बाहर Yes, नहीं sir. जाने दे रहे। मैग्नेटिक फील्ड को उसके बाहर जाने ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। ठीक है, किसी तरीके से। तो आपको दो केसेस दे रखे हैं, लूप वन दे रखा है छोटा वाला अंदर, और लूप टू दे रखा है बाहर वाला बड़ा वाला, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में, डीबी बाई डी टी रेट से। तो लूप वन का जिसका रेडियस छोटा आर है, लूप वन ऑफ रेडियस स्मॉल आर, आर ग्रेटर देन आर एनक्लोजेस द रीजन आर। छोटा आर जिसमें कि जो कि आर से छोटा है, कैपिटल आर से, बड़े वाले आर से छोटा है, उसको, उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है विद द रेट ऑफ डीबी बाई डी टी। ठीक है भाई। और जैसा कि आप देख सकते हो, आपका जो बड़ा वाला लूप है, लूप नंबर 2, दिख रहा है सबको बड़ा वाला लूप बाहर वाला, Yes, sir. वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसमें, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की रेंज से बाहर है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो आपको ईएमएफ जनरेटेड निकालना है दोनों में, फर्स्ट वाले लूप में भी और सेकंड वाले लूप में भी। तो कितना आएगा भाई, बताइए जरा, दिमाग लगाइए। ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फोर्थ होगा। क्या आंसर आएगा? फोर्थ ऑप्शन। बेटा चैट में लिख दो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप जो बोल रहे हो। कोई भी आंसर नहीं कर रहा यार तुम लोगों में से।
डी, रानी का भी डी आ रहा है। अच्छा, बाकी बच्चों का नहीं आया कुछ? अंशिका, साक्षी, खुशी, दीप्ति, सना, जसनूर? अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ कैसे लिखते हैं? डी फाइव डी बाई डी फाइव, टू। अगर मुझे मॉड्यूलस निकालना है लेट से, तो डी फाइव बाई डी टी लिख दूंगा मैं। यस सर। Yes, sir. दैट इज योर इंड्यूस ईएमएफ, ये पता है सबको। लेकिन ये क्यों लिखा मैंने? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे फ्लक्स निकालना है ना, तो मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। तो क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? एंड क्या बी ए होता है? कोस ओमेगा टी। बी ए कॉस थीटा होता है, या आप बी ए लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि बी और ए के बीच में सेम वो है एंगल। दिख रहा होगा ना आपको यहाँ पे, इनसाइड द मैग्नेटिक, इनसाइड द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। छोटे छोटे क्रॉस बन रहे हैं, अगर दिख नहीं रहा हो तो बता देता हूँ। छोटे छोटे क्रॉस बन रहे हैं बेटा, दिख रहा है? अभी दिख रहा है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, छोटे छोटे क्रॉस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। अंदर की तरफ अगर जा रही है, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस Yes, sir. अंदर की तरफ अगर जा रही है तो मतलब है कि बी ए है आपका फाइव, और बी ए का मतलब क्या है? दिस इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर छोटे वाले लूप की बात करें तो, यस सर। और लूप वन। बोलो हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, अब अगर आप डी फाइव बाई डी टी लिखते हो तो वो क्या हो जाएगा? सिंस एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है फर्स्ट वाले लूप का, हो रहा है क्या? नो सर। No, sir. तो अगर आप इंड्यूस ईएमएफ लिखा निकालना चाहो, डी फाइव बाई डी टी निकालना चाहो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर एरिया तो सेम है, तो पाई आर स्क्वायर ही लिखेंगे एरिया तो। बट आपने बोला भी है क्वेश्चन में, और दिख भी रहा है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ में, राइट? बोलो Yes, हाँ ना sir. बोलो भाई। ठीक है, अब तुमको ये पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये तो तुम्हारा क्या था? मॉड्यूलस था। पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो तो अपोज कर रहा होता है, वो तो अपोज करेगा ना बेटा। तो अगर आपकी डीबी बाई डी टी से मैग्नेटिक फील्ड रेट जो भी है उसका, डीबी बाई डी टी उससे चेंज हो रही है, मान लो बढ़ रही है, लेट से उसने चेंज बोला है, तो आप अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम करके देख लो। आप बोल दो कि सर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रही है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो तुमको जो ईएमएफ इंड्यूस करना है जो होगा वो अपोज करेगा बेटा, इसको कम करना चाहेगा वो। Yes, sir. तो इसकी वजह से माइनस साइन लिखना पड़ेगा हमको। बोलो समझ में आया? Yes, sir. इंड्यूस ईएमएफ विल बी माइनस पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। किसके लिए? लूप वन के लिए। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, पाई आर स्क्वायर या पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा? स्मॉल आर होगा ना। Small R होगा. E1 में पाई आर स्क्वायर में आर छोटा आर होगा, बड़ा आर होगा? छोटा वाला। छोटा वाला होगा पक्का? यस सर। Yes, sir. कूल। अगर आप लूप टू की बात करते हो तो सबको दिखना चाहिए कि E2 में, E2 जब आप निकालोगे ईएमएफ एसोसिएटेड जो है लूप टू से, उसमें कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर है ना वो तो मैग्नेटिक फील्ड से। Yes, sir. तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो आंसर कौन सा आ गया? डी। फोर्थ ऑप्शन। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक करेक्शन है, मैंने सिंस इसको जो क्वेश्चन है उसको मैंने आपकी पीडीएफ जो है ना उससे लिया हुआ है, तो उसको देख लेना एक बार, उसमें शायद सी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो बता दिया है अभी तो मैंने, खैर आपको तो पता होगा, मतलब कंफ्यूज मत होना आंसर देख के। ठीक है, पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ है उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है बेटा, आगे चले। यस सर। Yes, sir. चलो कूल। ये सवाल आप करना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व करो उसको। दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स हैं जिसका रेडियस r1 r2 दे रखा है, जो कि प्लेस्ड हैं इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स। बस वो कोइंसाइड कर रहे हैं उनके जो सेंटर्स हैं वो, लेकिन जो दो अलग अलग लूप्स हैं उनमें एक का रेडियस बड़ा है दूसरे से।
इनफैक्ट काफी बड़ा है। अगर 2 बार ये इनइक्वालिटी दे रखी है ना, उसका मतलब है काफी बड़ा है, सिग्निफिकेंटली बड़ा है। जब भी एक से ज्यादा देंगे तो समझ जाना कि कोई रीजन है देने का। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कैपिटल एम, वो बताना है आपको बिटवीन देम कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन टर्म्स ऑफ रेडियसेस। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो हैं, फर्स्ट वाले लूप की मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो एसोसिएटेड विद द फर्स्ट लूप, तो क्या लिखोगे आप? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना? Yes, sir. अब फर्स्ट वाले की लिख रहे हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r1 लिख दोगे। नहीं समझ में आया? बताया था ना मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड अगर 1 की लिख रहे हो तो आप 2 में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है या कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है वो निकाल सकते हो, राइट? इसका क्या लेते हो तुम? इसका लेते हो मैग्नेटिक फील्ड, और इसका क्या लेते हो? एरिया ले लेते हो। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा फ्लक्स? ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r1। बोलो हाँ या ना? बोलो, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि सेंटर से कोइंसाइड कर रहे हैं उनमें, और करंट दोनों में अलग है, ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। दोनों को आउटर में जो करंट पास कर रहा है आउटर लूप स्लेट से वो आई है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r1 मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगी उससे। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू 2, सेकंड वाला जो है आपका R2 वाला लूप, उसमें से पास कितना कर रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r1 मल्टीप्लाई बाय एरिया विच इज पाई इंटू R2 स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? यस Yes, sir. ठीक है, यही बताया था। अब ये तो एक इक्वेशन हुई, इसके अलावा एक और इक्वेशन चाहिए रहेगी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम एम के म्यूचुअल इंडक्टेंस के रिलेशन में लिखें तो हम फाई इक्वल्स टू एम आई लिख सकते हैं डायरेक्ट। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम प्लेन में ही है। जो लूप्स हैं उनके सेंटर ही कोइंसाइड कर रहे हैं, सो वी कैन डायरेक्टली राइट, वो एक तरह से सेल्फ इंडक्टेंस की तरह एक्ट करेगा ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, क्योंकि कोइंसाइड कर गए हैं सेंटर्स आपके लूप के। आपको बात समझ में आ रही है? सो यू कैन राइट फाई Yes, इक्वल sir. टू एम आई डायरेक्टली। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, इन दोनों को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्लक्स एम आई भी है और फ्लक्स ये वाला पूरा क्वांटिटी भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। तो m की वैल्यू जो आएगी आपकी, वो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2r1 मल्टीप्लाई बाय पाई R2 स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि आई तो कैंसिल हो जाएगा, कंपेयर करोगे तो दिख रहा है सबको, करंट तो कैंसिल हो जाएगा। तो m Yes, की sir. वैल्यू या m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R2 स्क्वायर अपॉन R1, विच इज डी ऑप्शन। ठीक है भाई, यस सर। Yes, sir. सेंटर कोइंसाइड कर रहे होते हैं तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आगे से भी ध्यान रखना, m इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। टेक दिस एज ए होमवर्क, करना इसको, क्योंकि इसमें जो है करंट वो टाइम वेरिंग है, वेरिंग करंट है इसमें। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकलवा रहा है, इजी है वैसे तो, बट टाइम वेरिंग करंट पे क्वेश्चन है तो उसको करना जरूर। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज व्हाट? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। जीरो। क्लोज सरफेस है ना, Infinity, sir. इससे भी तो करते हैं गॉस लॉ फॉर, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। यस सर, जीरो होगा। जीरो होगा ना ये, और क्लोज लूप। अरे गॉस लॉ बताता है ना हमको, ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड वाला भी तो होता है Yes, गॉस लॉ sir. मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए भी। ठीक है, और ठीक है यार, ये वाला सवाल भी आपको मैं होमवर्क में ही दे रहा हूँ। आई गेस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू एन होमवर्क, बट ट्राई टू डू दीज क्वेश्चंस। ये बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, बट सिंस ये अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिए हुए हैं, तो इनको जरूर सॉल्व कर लेना। ऐसा नहीं इनके अलावा और कुछ नहीं करने, लेकिन ये वाले जरूर करने। ठीक है भाई, कुछ पूछना है किसी को? एनी डाउट्स?
नो सर। ठीक है, कल वाला एग्जाम अच्छे से देना जरूर, अटेम्प्ट मत जरूर करना। देख रहा हूँ मैं कि कुछ आप में से कुछ बच्चे दे नहीं रहे हैं, कुछ पेपर्स लीव कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट, है ना। सॉल्व द पेपर, ईएमआई को आज कंप्लीट करके ही सोना, पर इसमें से इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। बाकी एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एसी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बाय सर। गुड नाइट।